हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पे। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की यूनिट 2 को, क्योंकि यूनिट 1 को हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया है। उसमें 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारी यूनिट 2 है उसको। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्लांट और एनिमल को, उसको हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें 3 चैप्टर हो जाते हैं, हम लोग को 3-3 चैप्टर जो है एक एक करके डिस्कस करना है। तो आज हम लोग इसमें पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? बेसिकली मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं, जब उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। और यही जब उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसको कहा जाएगा एनाटॉमी। तो ये सब वर्ड तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग बायोलॉजी के हैं तो ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं और अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 बातें ये आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ। वो ये है कि पहली, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे ये चैनल को कंटिन्यू रखना है, आगे बढ़ाना है। तो ये एक मोटिवेशन के लिए मेरे काम करेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग जिस पर्पज़ के लिए वीडियो को देख रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए मेरे चैनल पे आए, वो मैं कंप्लीट करूँगा। वो नॉलेज आप लोग को आज मिलेगा डेफिनेटली। तो बस करना क्या है कि सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। ओके, चलिए अब जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें टोटल 3 चैप्टर आ जाते हैं जो आप लोग अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कि मैंने कहा इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट की रहेगी वो है चैप्टर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, चलिए अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो पैराग्राफ आप लोगों को दिख रहा है, बेसिकली इस पैराग्राफ में एग्ज़ाम रिलेटेड या पढ़ने लायक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, बस यही लिखा हुआ है कि हम लोग जो आगे इस यूनिट में पढ़ेंगे जो चैप्टर्स को, उसके बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये एक डिटेल है नॉर्मल सी, कि जिसे जानकारी हो अच्छा हम लोगों को ये सब डील करना। ओके, तो इसको स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं एक साइंटिस्ट के डिस्कशन के बारे में। ओके, ये देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे एक साइंटिस्ट को देख रहे होंगे जिनका नाम है कैथरीन इशाउ। कैथरीन इशाउ जो थी एक साइंटिस्ट थी जो कि एग्रीकल्चर ऑफ बायोलॉजी से मीन्स बेसिकली ये प्लांट के ऊपर स्टडी करती थी। तो हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, तो इसीलिए इनका दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनका जन्म यूक्रेन में हुआ था 1898 में। ये एग्रीकल्चर रशिया में पढ़ी, जर्मनी में पढ़ी, फिर इनका डॉक्टरेट हुआ 1931 में यूनाइटेड स्टेट में। तो खैर ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि इनका 2 पब्लिकेशन निकला था, 2 बुक। एक था प्लांट एनाटॉमी जो कि 1954 में पब्लिश हुआ था। डॉक्टर इशाउ का प्लांट एनाटॉमी 1954 में पब्लिश हुआ था। और एक और बुक था इनका पब्लिकेशन, उसका नाम था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स जो कि कैथरीन इशाउ के द्वारा पब्लिश हुआ था 1960 में। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और भी बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं। तो ये बेसिकली इनका कहाँ रिसर्च था, किस फील्ड में, तो प्लांट के ऊपर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया हम लोगों का आज का पहला चैप्टर यूनिट 2 का, जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली ये क्लास 11 की बायोलॉजी की 5th चैप्टर है। हाँ, एक और बात मैं बोल दूँ तो अगर आप लोगों ने अभी तक
जितने भी पहले के चैप्टर हैं वो अगर नहीं पढ़ा है या मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके उसको देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझाया हुआ वहाँ पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइनों को अंडरलाइन किया हुआ है। बेसिकली ये वो सब आगे भी आप लोग को वो लाइन मिलेंगे। ये वो लाइन है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एक मैंने कि एक पैराग्राफ का समरी, जिसको पढ़िएगा तो आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। इसका कहना मतलब कि जो हायर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे फल वाले, फ्लावर वाले, तो उनका जो स्ट्रक्चर में वाइड रेंज होता है वो कभी भी हम लोग को फैसिनेट करने से फेल नहीं होता है। फैसिनेट मीन्स मंत्र मुग्ध, मीन्स एकदम खुश हो जाना, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ्लावर है, इस तरीके का। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ उसको बताते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म्स shows such a large diversity in external structure or morphology, they are all categorized by presence of roots, stems, leaves, flower and fruits। इसका कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म जो है, जिसमें कि बहुत ही लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और वो सारे के सारे कैटेगराइज्ड होते हैं कि उनमें रूट है कि नहीं, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, फ्लावर्स कैसे हैं और फ्रूट्स कैसे हैं। इस बेसिस पे हम उनका कैटेगराइजेशन करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में तो कुछ इंपॉर्टेंट वैसा लिखा हुआ नहीं, वो चैप्टर 2 और 3 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आगे क्या लिखा। The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system। इसका कहना मतलब देखिए, दो तरह के सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होगा? जो ज़मीन के अंदर होगा, रूट। शूट सिस्टम क्या हो जाए? जो ज़मीन के ऊपर रहेगा, जो रूट, जो हम लोग को ऊपर में देखने को स्टेम मिलता है, लीव्स मिलते हैं, फ्लावर्स, ये सब शूट सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग डिस्कशन को शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक से, द रूट। रूट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये रूट होता क्या है। तो रूट पढ़ाने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर स्क्रीन पे बना देता हूँ। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। ओके, चलिए ये क्या है कि ये एक कॉटिलेडोन और एक ऐसे कॉटिलेडोन होता है। ओके, यहाँ से ऊपर से एक स्ट्रक्चर निकलता है और एक नीचे भी स्ट्रक्चर निकलता है। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल। ठीक है, और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेडिकल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडिकल। तो बेसिकली क्या है कि ये स्ट्रक्चर बनाने का ये रीज़न है कि ये जो रेडिकल है ना, नीचे वाला रूट यहीं से निकलता है, और जो शूट होता है वो प्लीम्यूल से निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब मैं इसे स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ, या फिर हटाने की भी क्या आवश्यकता है। चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे भी साइड में मैंने बनाया हूँ। तो द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अभी तो बताया कि जो रेडिकल नीचे का होता है उसका डायरेक्ट एलोंगेशन होता है, तो उसमें क्या होता है? प्राइमरी रूट बनता है। प्राइमरी रूट में जो पहला रूट बनेगा, ठीक है, तो वो प्राइमरी हो गया, जो कि सॉइल में ग्रो करता है इनसाइड की ओर। उसमें लेटरल रूट्स भी निकले होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी रूट में लेटरल रूट्स भी निकले होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी रूट जो होते हैं उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो सब एक साथ मिलके एक रूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या हो गया? जो प्राइमरी रूट हैं और उनके जो ब्रांचेस हैं मिलके एक रूट सिस्टम बनाए, और उनको कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ओके, ये देखने को मिलता है मस्टर्ड प्लांट में। आगे बढ़ते हैं। मोनोकोटिलेडोन, देखिए दो एक होता है, मैंने अपने प्लांट किंगडम में अच्छे से बताया कि मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन ये क्या होता है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस प्लांट में सिंगल कोटिलेडोन मिले, मोनोकोटिलेडोन। जिस प्लांट में दो कोटिलेडोन मिले उसे डाइकोटिलेडोन कहते हैं। वर्ड से ही पता चल जाएगा। बायोलॉजी में क्या है कि वर्ड को ब्रेक कीजिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो मोनोकोटिलेडोनस जो प्लांट होते हैं उनमें जो प्राइमरी रूट होता है वो सॉफ्ट लिप्ड होता है, माने कि ज़्यादा लंबा समय के लिए नहीं होता, तुरंत वो ख़त्म हो जाता है। तो जो प्राइमरी रूट जो ख़त्म होता है, फिर वहाँ पे एक अलग रूट आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फिब्रस रूट सिस्टम। ओके, फिब्रस कहिए या फाइब्रस, फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। ओके, ये बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। तो ये जो मोनोकोटिलेडोन प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी शूट का याद रखेंगे वो शॉर्ट लिप्ड होते हैं, वो प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड हो जाते हैं एक अलग रूट सिस्टम से, उनको कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। किसमें होता है? मोनोकोटिलेडोन में। ओके, ये देखा जाता है वीट प्लांट में। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है एडवेंटेशियस रूट। ये क्या होता है? एडवेंटेशियस रूट बेसिकली होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रूट जो है रेडिकल से निकलता है अंदर की ओर, ठीक है। तो रेडिकल के अलावा रूट अगर किसी भी प्लांट के किसी भी ब्रांच से जो ग्रो करे ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एडवेंटेशियस रूट, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो रूट रेडिकल को छोड़ के किसी भी अदर पार्ट से ग्रो करे उसे कहा जाएगा एडवेंटेशियस रूट। ओके, ये देखिए स्ट्रक्चर भी आप लोग को दिख रहा होगा। ये फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, इसको मिला के बोलेंगे शूट सिस्टम। और जो नीचे हो गया रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। ये देखिए नोड है, इंटर नोड है, बड है। ये सब आप लोगों को स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको याद कर लेना, क्योंकि स्टेम को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा माने कि एक मेथड है जिसमें नोड, इंटर नोड और ऑक्सिलरी मड मिले वो हो जाते हैं स्टेम। ओके, चलिए रूट के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे रूट। फिर जो मिनरल होते हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ से करेंगे? सॉइल से करेंगे। वहाँ होता है तो वहीं ना करेंगे, और कहाँ से करेंगे? ये सब कुछ कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है। तो रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स सॉइल से। फिर प्लांट को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। फिर जो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है प्लांट में उसको भी स्टोर करते हैं रूट, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी हो यह सिंथेसाइज कर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेसिकली एक हार्मोन सब होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में और भी उसके सेल एक्टिविटी में, डिवीजन में, सब में हेल्प करते हैं। जैसे फल का जल्दी आ जाना, लेट से आना, लेट से ग्रो करना, इस सब में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ओके, तो ये सब रूट का काम होता है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग कुछ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। एक तरफ है टैप रूट ए में, फिर बी में है फाइब्रस रूट, और सी में है एडवेंटेशियस रूट। तो आप लोग देख सकते हैं कि एडवेंटेशियस रूट में कहा था कि रेडिकल के अलावा अदर पार्ट से ग्रो करे, देखिए अब इसमें ग्रो हो रहा है। फाइब्रस रूट भी देखिए प्राइमरी रूट्स हट के एक लार्ज नंबर ऑफ रूट आ गया तो उसको फाइब्रस कहते हैं। और ये हो गया टैप रूट जिसमें प्राइमरी रूट है और उसके कुछ लेटरल ब्रांचेस ये सब हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट के रीजन्स के बारे में, मीन्स के रूट जहाँ ग्रो होता है उसके रीजन में क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि रूट के जो एपेक्स होता है वहाँ पे होता है एक रूट कैप जो उसको कवर करता है, ठीक है, जो कवर भी करता है और बेसिकली रूट को आगे ग्रो करने में ज़मीन में हेल्प करता है, तो वो होता है रूट कैप। ओके, फिर एक रीजन होता है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का रीजन, रूट में होता है। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ देखिए, थोड़ा इस ऊपर ले जाता हूँ। ये वाला, ये रूट कैप हो गया, ये मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का रीजन हो गया। तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का रीजन क्या है? बेसिकली ये वो रीजन है जहाँ पे सेल डिवाइड करता है। मीन्स सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा? रूट का साइज बढ़ेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इसके बाद आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। अब सेल डिवाइड करेगा, रूट का साइज बढ़ेगा तो कैस क्या होगा? एलोंगेशन होगा, मीन्स लंबा होगा, क्योंकि वहाँ डिवीजन चल रहा था, इसलिए रीजन ऑफ एलोंगेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बाद आता है एक रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या है कि एलोंगेशन हो गया, ओके, बड़ा हो गया। अब उसका काम है कि एलोंगेशन अब उसका नहीं करना, अब नए नए सेल डिवाइड हो रहे हैं तब वो एलोंगेट करेंगे, ये कर चुका था, ये क्या करेगा? ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा मीन्स अदर फंक्शन करने लगेगा,
रूट हेयर में डेवलप हो जाए, क्योंकि रूट हेयर का ही काम होता है मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना। तो ये रूट हेयर में डेवलप, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूट कैप क्या होता है। फिर मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का रीजन, एलोंगेशन का रीजन और मैच्योरेशन का रीजन। तो रूट में जो होते हैं 3 रीजन होते हैं और रूट कैप होता है। बेसिकली हम लोग को ये पैराग्राफ में यही पढ़ना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रूट हेयर जो होता है ना, एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल को सॉइल से। ओके, आगे बढ़ते। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है कि जैसे कि रूट का फंक्शन पढ़ा कि वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, फूड रिजर्व रखता है, लेकिन अदर भी फंक्शंस होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि रूट भी माने कि कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाइड होता है, इसीलिए पढ़ना है इसमें लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है लिखा, पढ़ते हैं। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। अभी बोला कि वो एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा भी फंक्शन करते हैं, जैसे कि वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं। जिसमें कि कुछ रूट होते हैं टैप रूट, जो कैरोट में पाए जाएंगे, टर्निप में पाए जाएंगे। फिर एडवेंटेशियस रूट जो हो गए स्वीट पोटैटो में पाए जाएंगे। वो क्या होता है, फूल जाते हैं, सॉलिड मतलब फूल जाते हैं और फूड को स्टोर रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मॉडिफिकेशन रूट का होता है ना, उसमें कुछ टर्म आता है, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। ये 2 टाइप के रूट्स होते हैं। ये बेसिकली होता क्या, तो आप लोग अपने अगल बगल में बरगद का पेड़ जरूर देखे होंगे, जिसे बनियान ट्री कहते हैं, जो आप लोग को अपने डायग्राम पे भी ये दिख रहा होगा। ओके, तो इसमें क्या है कि आप लोग ये लटका लटका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, अपने अगल बगल भी देखते होंगे कि जो जितना पुराना बरगद का पेड़ है उसमें से एक लत्तर की तरह लटकते रहता है। तो वो क्या है, बेसिकली वो रूट है, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रॉप रूट। ओके, तो याद रखेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट। अब एक होते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होते हैं? स्टिल्ट रूट वो होते हैं कि आप लोग गन्ना देखे होंगे, शुगर कैन, मेज भी देखे होंगे। तो उनका जो स्टेम होता है, ऐसे एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसे स्टेम होता है। इससे क्या आता है, यहाँ से भी रूट्स निकले होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गन्ने में और मेज में। तो ये जो रूट निकला हुआ रहता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रॉप रूट किसे कहते हैं और स्टिल्ट रूट किसे कहते हैं। एक और रूट होता है जिसे हम लोग कहते हैं निमेटोफोर्स। नेमेटोफोर्स क्या होता है, एक स्पेसिस है प्लांट का, राइजोफोरा। वो क्या होता है, स्वैम्पी एरिया, दलदली इलाका जो होता है वहाँ ग्रोथ करता है। तो उसमें जो ग्रोथ करता है ना दलदली इलाका में, तो वो जैसे मान लीजिए दलदली इलाका, यहाँ से अंदर से ऐसे रूट निकला हुआ रहेगा बाहर की ओर। तो ये जो रूट है ना, इसी को कहते हैं हम लोग निमेटोफोर्स। और ये क्या काम करेगा निमेटोफोर्स, तो ऑक्सीजन लेने का काम करेगा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए आप लोग डायग्राम देख सकते होंगे, कुछ रूट्स का मॉडिफिकेशन को लेके, कुछ एक में स्टोरेज कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो रूट देख रहे हैं अभी हम लोग डिस्कस किए, ये किस टाइप का रूट है, ये और ये, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, बेसिकली रूट क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन के बाद। अब हम लोग आते हैं स्टेम के ऊपर। स्टेम क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। तो फीचर्स क्या होते हैं जो कि स्टेम और रूट को अलग अलग करते हैं, हम लोग मॉडिफाइड कर पाएंगे। ये स्टेम है, तो स्टेम में क्या होगा, नोड, इंटरनोड और ऑक्सिलरी बड, ये बहुत बड़ा पहचान होता है स्टेम का। बाकी फ्लावर्स भी होते हैं, लिप्स भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि रेडिकल जो होता है उससे रूट होगा, प्लीम्यूल से जो होगा स्टेम होगा, ठीक है, शूट सिस्टम। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेम में क्या होता है, नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं,
जो, ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स, while internodes are the portion between two nodes। नोड इंटरनोड होते हैं, लेकिन होता क्या है, नोड और इंटरनोड होता क्या है? तो बेसिकली क्या है कि स्टेम में जिस जगह पे लिप्स बॉन्ड करते हैं, ठीक है, जहाँ से लिप निकलते हैं उनको कहते हैं हम लोग नोड। और दो नोड के बीच में जो जगह होगा ना उसको हम लोग कहेंगे इंटरनोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेम में बड भी होता है, जो बड होगा वो टर्मिनल भी होगा और ऑक्सिलरी भी होगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी भी होगा और टर्मिनल भी होगा बड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो स्टेम का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो सबसे पहले तो स्टेम का फंक्शन वो मजबूती प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस। और फिर ब्रांचेस जो होते हैं जिसमें कि फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको स्प्रेड करने में, मीन्स पेड़ का साइज बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल को कंडक्ट करता है, और फोटोसिंथेटिक्स को। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा था रूट, लेकिन कंडक्ट स्टेम करेगा। ठीक है, कंडक्ट और एब्जॉर्प्शन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका कहने का मतलब है कि कुछ स्टेम होते हैं, सभी नहीं, कुछ स्टेम जो होते हैं ना वो फूड का स्टोरेज भी करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्शन भी देते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो रूट का मॉडिफिकेशन देखा, उसी तरह स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। मीन्स कि स्टेम का जो फंक्शन हम लोग पढ़ा, इसके अलावा भी फंक्शन होता है उनका, वो मॉडिफाइड होते हैं, करते हैं, माने कि डिफरेंट फंक्शन में, यही लिखा हुआ। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। अभी तो सोचा कि स्टेम तो भाई ज़मीन के ऊपर जो हुआ उसको स्टेम, अंडरग्राउंड कैसे होंगे, होते हैं जो आलू होते हैं, फिर अदरक होंगे, हल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये सब बेसिकली ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन ये रूट नहीं होते हैं, ये स्टेम होता है, क्योंकि इनमें नोड, इंटरनोड और ऑक्सिलरी बंड पाया जाता है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जैमकैंड, क्लोकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। इनमें मॉडिफाइड होता है कि स्टोर करेंगे फूड को। ठीक है, ये क्या है कि कुछ स्टेम जो है ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम करते हैं। ये पेरिनेशन क्या करता है, तो पेरिनेशन का बेसिकली क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन जो होता है ग्रोथ का, उसमें उसको टाइट करते हैं। ठीक है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में तो ग्रोथ नहीं होगा, तो ये पेरिनेशन ऑर्गन जो होता है उनको हेल्प करता है, ये स्टेम ही होते हैं बेसिकली। ठीक, तो कुछ क्या होता है टेंड्रिल्स की तरह भी काम करते हैं। टेंड्रिल्स क्या होता है, लत्तर जो होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वाटरमेलन का, कद्दू का, कदीमा जो ये सब बोलते हैं। मैं हिंदी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में हो, आप लोग अपने मन में इमेजिन कर पाएँ और समझ पाएँ। तो इनका क्या आप लोग देखते होंगे, अंगूर का भी हो गया, ये सब का जो लत्तर वाला होता है, ये सब क्या होता है कि ज़मीन से निकलता है और ऊपर की ओर हम लोग किसी भी रस्सी में बांधते हैं तो उसमें लपेटते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं टेंड्रिल्स, जो कि सिलेंडर होता है और स्पाइरल शेप में कॉइल्ड होके ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए होंगे टेंड्रिल्स। कुछ स्टेम जो होते हैं वो थॉर्न की तरह काम करते हैं। थॉर्न मीन्स कांटा, कैक्टस में देखा होंगे कुछ थॉर्न जो स्टेम होते हैं वो थॉर्न की तरह काम करेंगे। उससे क्या होता है कि जो एनिमल होता है उससे भी बच जाते हैं, उनको नुकसान नहीं होता, और जो पानी का जो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के कारण गर्मी टाइम, उससे भी वो बच जाते हैं। ठीक है, थॉर्न्स जो होता है वो साइट्रस में मिलता है, बोगैन वेली में मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वो ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। और कुछ एरिड रीजन में, सूखे रीजन में होते हैं, वहाँ पे भी स्टेम होते हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं। फ्लैटेंड में जैसे अपोन्शिया में होता है, या फ्लैसी हो जाएंगे जैसे कि यूफॉर्बिया स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, तो स्टेम में क्लोरोफिल जो होगा। ठीक है, ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ डायग्राम देख लीजिए, इससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है ये, देखिए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इससे आप लोगों को पता चल जाए। डायग्राम जो होता है ना उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
पैराग्राफ तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा, लेकिन जब डायग्राम में उसे जब प्रैक्टिकल वे में सोचिएगा ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो स्टेम में क्लोरोफिल भी होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कैसे करेंगे? लिप्स के हेल्प से। अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, वो तो देख ही लिया अभी, पोटैटो सब में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, स्ट्रॉबेरी में भी होते हैं, ग्रास में भी। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि मिंट और जैस्मीन, उसमें क्या होता है, स्लेंडर लेटरल ब्रांचेज जो होते हैं वो बेस से अराइज करते हैं, मीन्स जमीन से निकलते हैं। ठीक है, मेन एक्सिस का जो बेस होता है उससे तुम्हारे कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं और फिर ग्रो करते हैं ऊपर की ओर, बाहर की ओर एरियली फॉर कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद वापस से वो ज़मीन को छूते हैं। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन दिखा रहा है, मीन्स तरह तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आगे भी यही सब लिखा हुआ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या पढ़ना है, कि स्टेम का अदर फंक्शन भी होता है जैसे कि हम लोग रूट में पढ़ते हैं। ओके, तो दो पार्ट हो गया, रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग लीफ पे। लीफ क्या होता है? द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। तो स्टेम में जो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स पतला जैसा, उसी को हम लोग लीफ कहते हैं। ठीक है, और कहाँ होता है? वो पढ़ ही चुके हैं, नोड के पास। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। ऑक्सिलरी बर्ड जो होते हैं वो लेटर ब्रांच में डेवलप हो जाएंगे। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। जो लीव्स होते हैं वो ऑरिजिनेट करेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। दो तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, फिर लेटरल मेरिस्टेम। इस सब को हम लोग आगे पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम में जो ऊपर वाले पार्ट हो गया एपिकल। ठीक है, ये सब दो तीन तरह के मेरिस्टेम होते हैं, ये सब हम लोग आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहाँ से एपिकल मेरिस्टेम से हम लोग का क्या होगा, लिप्स निकलेगा। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, याद रखेंगे लिप्स कहाँ से निकल रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से लिप ऑरिजिनेट हो रहा है और फिर एक्रोपेटल ऑर्डर में वो अरेंज्ड हो जाता है। एक्रोपेटल ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली क्या है कि दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर और बेसिपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल में क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर होते हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे और ओल्डर फ्लावर जो रहते हैं वो नीचे की ओर रहेंगे। ठीक है, ये एक्रोपेटल का है। बेसिपेटल में क्या होगा? तो बेसिपेटल में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ओल्डर जो एक्रोपेटल में नीचे पाए जा रहे थे, बेसिक पेटल में ओल्डर फ्लावर ऊपर की ओर होंगे और जो न्यू फ्लावर होंगे वो नीचे की ओर होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्रोपेटल क्या है, बेसिक पेटल क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कहा जा रहा है कि लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? लीव्स में, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं उसके स्टोमेटा में। ठीक है, चलिए, लीव्स में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। ठीक है, लीफ जो अटैच होता है स्टेम से वो लीफ बेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो बेस से मतलब समझ आएंगे नीचे का पार्ट का बात हो रहा है। तो लीफ जो अटैच है स्टेम से वो लीफ बेस से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब एक टर्म आता है स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स क्या होता है? स्टिप्यूल बेसिकली क्या है कि जो आपको स्ट्रक्चर पे दिखा रहा है, ये जो छोटा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक आपका दो लेटरल स्मॉल लीफ निकल रहा होगा। ठीक है, दो छोटे छोटे लीफ निकले, ये मेन लीफ हो गया और ये दो छोटे छोटे लीफ निकल रहे हैं यहाँ से ऑक्सिलरी बड से। तो यहाँ से ऑक्सिलरी बड से जो दो छोटे छोटे लीफ निकलते हैं ना, इसी को कहा जाता है स्टिप्यूल। ठीक है, देखिए आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ अब क्या है कि हम लोग थोड़ा लीफ को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, समझ जाते हैं। लीफ बेस अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए यहाँ से जहाँ से लीफ अटैच रहता है। अब जो लीफ और स्टेम के बीच में जो ये मिल रहा है ना, इसे को कहते हैं हम लोग पेटियोल, इसी के थ्रू अटैच रहता है। और यहाँ हो गया ऑक्सिलरी बड और यहाँ से निकला स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है? दो छोटे छोटे लेटरल लीव्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब एक होता है लेमिना, अभी पढ़ा कि लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। तो लेमिना बेसिकली ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया लेमिना। ठीक है, यहाँ जो बीच में होगा
ये है मिडरिप, ये बीच में जो है ये मिडरिप है, यहाँ से वेन ये सब निकले होते हैं जिसके थ्रू वाटर और फूड का कंडक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। एक टर्म आता है पल्विनस। पल्विनस क्या होता है? कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिसमें जो लीफ बेस होता है ना, वहाँ क्या होता है, सॉलन हो जाता है, मीन्स फूल जाता है। ठीक है, तो लेगुमिनस प्लांट्स कौन कौन से हो जाएंगे? जो दाल वाले जितने प्लांट होते हैं, दलहन, वो तरह तरह के दाल, वो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, तो उनका जो लीफ बेस होता है ना, वो फूल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पल्विनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल का काम क्या है। तो पेट्रोल का काम ये है कि जो ब्लेड है लाइट, ठीक है, तो ब्लेड को होल्ड करेंगे लाइट की ओर, मीन्स जो लीफ का ये जो ब्लेड दिख रहा है इसको लाइट की ओर रखेंगे, ये पेट्रोल का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेलनेट्स। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जैसे देख सकते हैं ये जो लेमिना है इसी को लीफ ब्लेड कहेंगे, और इसी को बाहर कौन रख रहा है लाइट में? पेट्योल। तो पेट्योल का भी काम पता चल गया। स्टिप्यूल क्या होता है, लीफ बेस, ये सब भी हो गया, पल्विनस भी पता चल गया, और लेमिना भी पता चलता है। तो लेमिना और लीफ ब्लेड जो होते हैं, मेन जो हरा पार्ट है वही कहते हैं, जो लाइट की ओर रहेंगे उसी को लेमिना कहेंगे और लीफ ब्लेड कहेंगे। इनमें क्या है देखिए, बीच में आपको वेन्स दिख रहा होगा और वेलनेट्स दिख रहा होगा, और इनका काम क्या है? वही वाटर और फूड को कंडक्शन करना। ठीक है, अ मिडिल prominent vein which is known as midrib। मिडरिप जो बीच का जो होता है उसको मिडरिप कहते हैं। ठीक है, veins provide rigidity to the leaf blade and act as channel of transport for water, minerals and food material। तो अभी बताया कि वेन्स का काम क्या होगा, जो वाटर और फूड मिनरल सबको मनी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। जैसे हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन्स होते हैं ना, नस, उसी तरह उनमें भी होते हैं, उसी का काम है। ठीक है, और वेन्स जो लिप ब्लेड में रिजिडिटी मीन्स मजबूती भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन बेसिकली क्या है, जो लीप में वेन्स और वेनलेट्स हम लोग पढ़े, स्ट्रक्चर में भी देखें, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वेनेशन। मीन्स किस तरीके का उसका वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैलर। तो रेटिकुलेट और पैलर क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। रेटिकुलेट बेसिकली क्या होता है, जिसमें वेन्स और जो वेलनेट होंगे वो एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, एक नेटवर्क टाइप का बना रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग रेटिकुलेट। और जिसमें कि वेन्स और जो वेलनेट होते हैं वो पैलर होते हैं एक दूसरे के, उसको कहते हैं हम लोग पैलर वेनेशन। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्या है कि आपको इसमें देखिए नेटवर्क बन रहा है, ऐसे 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 करके नेटवर्क बन रहा है, तो ये हो गया रेटिकुलेट। यहाँ देखिए पैरेलल है एक दूसरे के, नेटवर्क नहीं है, पैरेलल है, ये पैरेलल वेनेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाइकोटिलेडोन जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, रेटिकुलेट पाया जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में अराइज हो सकता है कि रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाएगा, क्योंकि क्या होता है ये तो आसान बात है, लेकिन किस में होगा ये याद रखना मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो डाइकोटिलेडोन में रेटिकुलेट पाए जाएंगे और मोनोकोटिलेडोन में पैरेलल पाए जाएंगे। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाए जाएंगे, डाइकोटिलेडोन में, और पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलेडोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लीव्स के टाइप पे। तो जो लीव्स होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं, दो तरह के, कंपाउंड और सिंपल। ठीक है, तो सिंपल लीव्स क्या होता है, जो सिंपल दिखेंगे एक जैसा, मीन्स कि जो भी आप देखे होंगे किसी भी पेड़ या फ्लावर में जहाँ पे एक पत्ता निकला है, ठीक है, तो एक जो निकला है वो नॉर्मल है, उसको सिंपल कहेंगे। वहीं पे क्या है कि जहाँ लीफ का ब्रांचेस हो रहा है, मीन्स एक साथ ग्रुप पे निकल रहा है, उसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, कंपाउंड लीफ भी दो तरह के होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक लाइन है वो पढ़ लेते हैं। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound। इसका कहने का मतलब है, बड तो हम लोग देख लिए क्या है, पेटियोल भी देख लिए, तो सिंपल और कंपाउंड लीफ जो होता है उसके पेटियोल में
जो पेट्योल के एक्साइल होते हैं उसमें एक बड होता है, लेकिन कंपाउंड लीफ के जो लीफलेट्स होते हैं उसके एक्साइल पे बड नहीं होता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन भी लग रहा होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। बस इसको याद कर लेना, कुछ कुछ टर्म समझने वाले नहीं, रट्टा मारने वाले होते हैं, बायोलॉजी में मिलेंगे आपको जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो इसको याद कर लेना कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के पेट्योल के एक्साइल पे, ठीक है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के पेट्योल के एक्साइल पे बड होंगे। ठीक, वहीं कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एक्साइल पे, वहाँ पेट्योल का एक्साइल था, यहाँ लीफलेट, कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एक्साइल पे बड नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह के कंपाउंड लीफ होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो ये पिल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, स्ट्रक्चर से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये बीच में जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ऐसे, इसको कहते हैं रैचेस। तो जब एक स्ट्रक्चर जो बीच में रैचेस दिख रहा है, इससे लीफ निकल रहा है दोनों तरफ, देखिए आमने सामने, इसको कहते हैं पिन्नेटली। ठीक है, जो ऐसे निकला स्ट्रक्चर इसको कहते हैं पिन्नेटली। और जब एक जगह से सिर्फ एक कॉमन से हर तरफ लीव्स निकल रहे हैं, इसको कहेंगे पैल्मेटली। याद रखें, जब एक रैचेस से, एक स्ट्रक्चर से ढेर सारे लीव्स निकले उनको कहा पिन्नेटली, और जब एक जगह से कॉमन जगह से निकलेंगे उसको कहेंगे पैल्मेटली। ठीक है, ये नीम में होता है, नीम वाले पेड़ में आप लोग देखेंगे नीम में होता है, बबूल में होता है, बहुत सारे में होता है। ठीक है, ये हो गया पिन्नेटली का एग्जाम्पल नीम, और पैल्मेटली का एग्जाम्पल कॉटन और सिल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन। ठीक, अब क्या है कि अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत ही लेंथी है, तो इसे मैं एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी बोर हो जाइएगा कि यार क्या एक ही वीडियो को 2-3 घंटे का बना दिया। तो इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बनाऊँगा, 40 मिनट 50 मिनट या आधे घंटे का भी बन सकता है, जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट भी रहेगा कि हाँ शॉर्ट वीडियो है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो कम टाइम में, तो उसमें भी आप लोग अच्छे से वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे कम कम दिन के लिए कम मनी शॉर्ट इंटरवल में बनाऊंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ गड़बड़ी लगी, कुछ भी ऊंच नीच लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आपका ये लाइन अच्छा नहीं लगा, या आप में और इम्प्रूवमेंट है, ऐसे कर सकते हैं वैसे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग मेरे क्या है, एक दोस्त की तरह, तो एक दोस्त की तरह मुझे हेल्प ज़रूर कीजिएगा। मैं हेल्प मांग रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे हेल्प कीजिए अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें ख़राब लगता है। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और किसी और भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई और भी दोस्त हैं जिनको शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट।